Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science History. Chapter number 1 Nationalism in Europe. और आज का जो ये चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म राइज हुआ. इसका नाम भी यही है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है जो कि जिसमें एक बहुत बड़ी स्टैचू है और बहुत सारे लोग बहुत लंबी लाइन में खड़े हुए हैं और उनके हाथ में बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग हैं. तो आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर बहुत सारा कुछ चीज़ें भी पड़ी हुई हैं. तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय फ्रेडरिक सोर्यू. हु इज़ फ्रेडरिक सोर्यू? इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू, a French artist, prepared a series of prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them. यानी जो फ्रेडरिक सोर्यू था 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने एक सीरीज ऑफ प्रिंट जो है वो प्रिपेयर किया. उसने बहुत सारे अपने जो है ड्राइंग्स को, पेंटिंग्स को वो बनाया सीरीज में, जिसमें उसने एक ड्रीम देखा. क्या ड्रीम उसने उसमें डिपिक्ट किया? कि जो एक वर्ल्ड है जो कि वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से वो बना हुआ है. The first print shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. और उसमें ये दिखाया कि जो अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे मैन एंड वीमेन हैं, सभी एजेस के और सभी क्लासेस के, वो मार्च करते हुए एक आ रहे हैं और जो एक लिबर्टी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके प्रति वो अपना होमेज पे कर रहे हैं, अपने उसकी पूजा कर रहे हैं. द स्टैच्यू बियर्स द टॉर्च एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अदर. तो और जो वो स्टैचू है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके एक हाथ में तो टॉर्च है, दैट मीन्स मशाल है, और दूसरे हाथ में एक चार्टर है जिसमें राइट ऑफ मैन लिखा हुआ है, दैट इज जो पीपल है, राइट ऑफ पीपल लिखा हुआ है कि उनको क्या क्या राइट्स होने चाहिए. ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ शैटर्ड रिमेन्स पड़े हुए हैं जो कि एब्सोल्यूटिस्ट जो होते हैं इंस्टीट्यूशन. एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब कि वो जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर रिमेन्स के रूप में यहाँ पर पड़े हुए हैं. The next topic we will discuss the French Revolution 1789 and nationalism. और इसके बारे में तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है पूरा एक चैप्टर, तो यहाँ पर उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. और जो नेशनलिज्म, जो क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म था वो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में, उसके बाद वो आया. द पॉलिटिकल एंड constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarch to a body of French citizens. यानी कि जो भी वहाँ पर इस 1789 के बाद क्या पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, वो क्या आए कि जो सोवर्निटी थी, जो भी मतलब पावर्स थी, वो जो मोनार्की से वो फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आ गई. यानी अब जो भी पावर थी वो मोनार्की के पास ना रहकर वो लोगों के पास आ गई, फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई. द revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape of its destiny.
और उसके बाद ये घोषणा की गई, प्रोक्लेम का मतलब घोषणा की गई, कि जो अब से लोग ही, जो यहाँ के फ्रेंच के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, यही अपने नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने में हेल्प करेंगे, और अपने जो कंट्री की शेप या जो डेस्टिनी है उसको वो डिसाइड करने में हेल्प करेंगे. ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. और 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग क्या हुआ, धीरे धीरे नेशनलिज्म जो है वो पूरे यूरोप में फैलने लग गया, और उसने बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मेंटल चेंज जो है ला दिया. द end result of these changes was emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. और अब क्या हुआ कि जो पहले बहुत ज़्यादा डायनेस्टिक एम्पायर्स चले आ रहे थे अभी तक के, उन सब को इमर्ज कर दिया गया, और क्या हुआ कि अब वहाँ पर नेशन स्टेट बने. नेशन स्टेट क्या, कि लोगों के अंदर जब एक बिलोंगिंग, सेम बिलोंगिंग की फीलिंग आने लग जाती है कि हम एक हैं, तब जाके वो एक नेशन स्टेट बन पाता है. और अब वहाँ पर उस जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे उनकी जगह नेशन स्टेट बनने शुरू हो गए. अ नेशन स्टेट वाज वन in which the majority of its citizens came to develop a sense of identity and shared history of descent. इसका मतलब है कि फिर अब क्या हुआ कि लोगों के मन में सेंस ऑफ आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ डिसेंट, मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों के मन में अब एक ही आइडेंटिटी की जो फीलिंग है वो आने लग गई. लोग जो है सेम हिस्ट्री को, मतलब अपनी पूरी हिस्ट्री को वो अब अपना मानने लग गए, जो भी हिस्ट्री हुई और वो सब. तो उनके अंदर दैट मीन्स क्या हुआ, यूनिटी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो क्रिएट होना शुरू हो गई. The last topic of the worksheet is reasons for the rise of nationalism in Europe. अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस थे जिनसे यूरोप में नेशनलिज्म का राइजिंग होना शुरू हो गया. कुछ ना रीजंस रहे होंगे तभी नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के मन में आई. तो जो फर्स्ट इसका कॉज है वो है एब्सोल्यूटिज्म. एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी एक सिस्टम जिस पर किसी का भी कोई कंट्रोल ना हो. और हम सब जानते हैं, क्योंकि हमने 9th स्टैंडर्ड में भी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला लेसन पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि किस तरीके से ना केवल फ्रांस में बल्कि जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सभी में ही जो मतलब मोनार्की थी, और मोनार्की भी ऐसी थी कि वहाँ का जो किंग्स होते थे वो केवल अपनी सुनते थे, अपनी चलाते थे, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं होता था. तो ऐसे में लोग जो है बिल्कुल फेडअप हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो लोगों की तो परवाह थी नहीं कि वो टैक्सेस पे कर सकते हैं नहीं कर सकते, या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से है. तो इस तरह से लोगों के मन में जो मोनार्की थी उसके प्रति लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. सेकेंड रीज़न इज़ स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज़. जो ये लिबरल आइडियाज़ हैं ये भी बहुत हद तक नेशनलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं. जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले लेसन में पढ़ा था कि 2 पर्सन्स थे, मिराबियो एंड आबेसिए. वो बहुत लिबरल आइडियाज़ वाले लोग थे. हालांकि वो आपको पता होगा कि वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से कंसर्ट रखते थे, लेकिन फिर भी वो ये समझते थे कि जो भी सिस्टम है वो सही नहीं है. तो इसलिए ऐसे जो लिबरल आइडियाज़ वाले लोग थे उन्होंने अपने इन जो भी आइडियाज़ हैं उन लोगों तक उनको पहुंचाया, और वो जो है नेशनलिज्म डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल हुआ. थर्ड इज़ स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. यानी ये 3 जो चीज़ें हैं कि लिबर्टी की जो फीलिंग होनी चाहिए कि अब हमें बस लिबर्टी चाहिए क्योंकि बहुत हो गया, ठीक है. और फिर इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले लेसन में इक्वालिटी नहीं थी. फर्स्ट और सेकंड वालों को तो बहुत ज़्यादा रियायत दे रखी थी, बहुत ज़्यादा उनको जो है
सब चीज़ माफ़ थी, जो उनको टैक्स था वो सब चीज़ें माफ़ थी। जो थर्ड एस्टेट था, सारा का सारा जितना भी बर्डन था वो थर्ड एस्टेट पर आ गया। और फिर एक फेटर्निटी वाली जो फीलिंग हुई कि फेटर्निटी का मतलब है कि सब हम एक दूसरे को भाई समझें, चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में रहने वाला पर्सन क्यों ना हो, लेकिन वो हमारा अपना है। तो ये सब चीज़ें, ये फीलिंग्स जब धीरे धीरे यूरोप के लोगों के मन में आने लग गई, तब ये नेशनलिज्म का भी राइज धीरे धीरे यूरोप में होने लग गया। और फिर लास्ट रीज़न है रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एजुकेटेड होने का फ़ायदा ये मिला कि, हालांकि मैं बार बार फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेन जो फर्स्ट इम्प्रेशन था नेशनलिज्म का वो वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग थे, हालांकि वो भी थर्ड एस्टेट में आते थे और उन्हें भी सारा का सारा टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे। लेकिन जब से फिर ये लोग एजुकेटेड होने लग गए और लोगों को पता चला कि ये चीज़ गलत है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की इस चीज़ को हटाने के लिए, और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों से इसके बारे में बात की, और धीरे धीरे लोग गैदर होना शुरू हुए और एक नेशनलिज्म का राइज होना शुरू हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 is the French Revolution of 1789 was the first clear expression of nationalism. Explain. Answer is the first clear manifestation of nationalism coincided with the French Revolution in 1789. With the political and constitutional changes that took place from the French Revolution, sovereignty shifted from the monarchy to the group of French citizens. और ये हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया कि किस तरह से कि उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो 1789 में हुआ, sovereignty जो है वो शिफ्ट हो गई monarchy to the group of French citizen. The second question is, what was absolutism? Why do its remain lie shattered on the ground? What does it signify? Answer is, absolutism means that there is no control over anyone. That is, no one has control. In France and its neighboring countries, this type of autocratic rule was maintained. Here kings had no control. Due to this, the general public used to get upset. Demolished remains of autocratic institutions are scattered on the ground in front of the statue, which shows that autocratic governance has no place in front of democracy. आपको समझ में आई इसकी बात? थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई कि किस तरह से जो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि किसी के ऊपर भी कोई कंट्रोल ना होना। और फ्रांस में भी ऐसा था और उसकी नेबरिंग कंट्री में भी ऐसा ही था कि वहाँ जो रूल था वो सारा का सारा ऑटोक्रेटिक था, मतलब एब्सोल्यूटिज्म वाला वहाँ पर जो है रूल चल रहा था। वहाँ किंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए पब्लिक जो है वो अपसेट हो गई थी। और जो डिमोलिश रिमेन्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस के, इनके वो जो ग्राउंड पर बिखरे हुए हैं स्टैचू के सामने, वो ये शो करते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस होता है, जो एब्सोल्यूटिज्म होता है, उसका कोई प्लेस नहीं है डेमोक्रेसी के सामने। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 3rd. Write the nature of European nationalism in 19th century. Answer is, during the 19th century, nationalism emerged as a force that brought tremendous changes in the political and mental world of the Europe. These changes eventually led to the emergence of a nation state in place of Europe's multinational dynastic kingdoms. Not only its rulers but most of its citizens had a sense of shared identity and a sense of shared history और हेरिटेज। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि किस तरह से 19 सेंचुरीज़ के दौरान नेशनलिज्म जो है वो पूरे यूरोप में किस तरीके से चेंज लेकर आया, पॉलिटिकल और मेंटल चेंज लेकर आया, और इस तरीके से वहाँ पर अब नेशन स्टेट बनने लग गए। किसकी जगह पर, किसके प्लेस पर? जो यूरोप के मल्टीनेशनल डायनेस्टिक किंगडम्स थे उनकी जगह पर अब नेशन स्टेट बनना शुरू हो गए। और धीरे धीरे लोगों के मन में जो है वो सेम बिलोंगिंग की या शेयर्ड हिस्ट्री और हेरिटेज की या शेयर्ड आइडेंटिटी की फीलिंग वो लोगों के मन में आने लग गई, और इससे नेशनलिज्म को जो है राइज होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ
प्रिंट्स प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सॉरियस। जो फ्रेडरिक सॉरियो ने प्रिंट्स प्रिपेयर किए थे उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने यहाँ पर लिखना है। तो आंसर इज फ्रेडरिक सॉरियो was a French painter. He made a series of 4 paintings. In this, he created World of Dreams, which in his words consisted of a democratic and social republic. That is, through his picture, he showed his ideas about the French Revolution. और मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि किस तरह से जो फ्रेंच पेंटर था ये फ्रेडरिक सॉरियो, और उसने जो एक सीरीज़ बनाई थी 4 पेंटिंग्स की, जिसमें उसने एक ऐसा वर्ल्ड का सपना देखा जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना हुआ हो, और अपने इसी पिक्चर्स के थ्रू उसने अपने आइडियाज़ को शो किया अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Through these pictures, he showed that now people want freedom and rights, and through scattered remains, he showed that autocratic institutions have no place in democracy. और अपनी इन पिक्चर्स में उन्होंने जो जितने भी ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, एब्सोल्यूटिज्म था, उसको स्कैटर्ड रिमेन्स के रूप में दिखाया है, और ये दिखाया कि इनकी डेमोक्रेसी में कोई भी जगह नहीं है। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।